तो आप क्या कह रहे हो, नौकरी करना बुरा है? खेत होते हुए नौकरी करना बुरा है। ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में जा रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं। खेती कोई नहीं करना चाहता। यहाँ भीड़ कम है सर, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। ये किसने कहा? यही तो एग्रीकल्चर की मिथ है सर। और हमारे दिमाग में क्या मिथ बैठा दिया गया कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती नहीं हो सकती। एक पान की दुकान भी कोई लगाता तो बोलता है कि यार मैं पान की दुकान लगाया हूँ, और पर खेती करने वाला बोलता है नहीं यार। इस देश की इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती सर। तो पॉली हाउस में आप बोल रहे हो कि अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है तो 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। चंडीगढ़ के मोहित निजवान, आप गूगल कीजिएगा, उनका नाम पता चल जाए। उन्होंने 90 लाख रुपए की सैलरी को छोड़कर एक छोटे से एरिया में माइक्रो ग्रीन्स की खेती चालू किया। करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा कर रखा है। किसानों की एक्चुअली हालत क्या है? किसान किस तरह से अपनी जो आजीविका है उसको चला रहा है? हमारे देश का क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा कहते हैं कि हर आधे घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मैं एक किसान हूँ, मैं अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड करता हूँ, तो सरकारी आंकड़ा इसको 1 में गिनता है। एस.एन. तिवारी सर, जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बहुत लोग वो सपना देखते हैं, पैसा वैसा कमाएंगे, दुबई जाएंगे, ऐश करके वापस आ जाएंगे। ऐसे सपने मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सुने हैं। बट आपसे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप काम कर रहे हो ना, वो देश की उन्नति में बहुत सहयोग देने वाला है। मोदी जी भी बोलते हैं और पूरा गवर्नमेंट बोलता है, पूरा देश के लोग बोलते हैं कि हमारा जो भारत है ना वो किसानी पर टिका हुआ है। अगर फार्मर्स नहीं है, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो आप आगे करोगे क्या? एग्जैक्टली। और ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं, पूरा इंडिया ये चाहता है कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा फूड जो है वो निर्यात हो, और इतना फूड प्रोडक्शन हो कि जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतनी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग होगी। बट आज ऐसा हो नहीं रहा है। वो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं किसानों की। सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं कि किसानों को बचा लेंगे, किसानों के साथ ये कर देंगे, किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा, बट एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ज़ीरो ही है। मैं से ज़्यादा आप जानते हैं, तो इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की एक्चुअली हालत क्या है, किसान किस तरह से अपनी जो आजीविका है उसको उसको चला रहा है, और किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं, और कितने लोग उनकी मदद कर सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले। तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मैं आपसे पहला ही प्रश्न वापस पूछता हूँ कि सबका सपना होता है, आपका सपना क्या है सर? मेरा सपना है सर कि देश के 140 करोड़ लोगों को 2 वक्त की निवाला प्रॉपर मिले, और हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो भी आज कमाते हैं, ब्यास सर अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हम जितना भी कमाते हैं लगभग 70% हम अपने डेली हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी है, और फिर हम महंगाई का रोना रोते हैं। मैं चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों को कम खर्च पर 2 वक्त का निवाला उपलब्ध हो पाए। अच्छा, थोड़ी पॉपुलेशन डिवाइड करके देखें क्या, कितने लोग मतलब एक बहुत अपर क्लास में जाते हैं, और कितने लोग जो अपर क्लास अपन छोड़ देंगे, उसके अलावा कितने लोग बचते हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है? सर ये डेटा बहुत विवत्स है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आज एक बहुत बड़ी तबका है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा है ऐसा? कितना आपने देखा है ऐसा खुद ने? बहुत सारे लोग हैं सर, हम रोज देखते हैं। और गाँव में तो ये स्थिति नहीं है, क्योंकि गाँव में हम बांटना जानते हैं, तो गाँव में तो ये स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन शहरों में अगर आप किसी भी गली में आप गुजरते हैं ना, तो आपको कई वहाँ पे भूख से बिलबिलाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। थोड़ा आपका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं सर। जी आप कहाँ से आते हो? सर, मेरा नाम एस एन तिवारी है, जैसा आपने बताया था। मैं छत्तीसगढ़, एक नया राज्य बना हुआ है, वहाँ के एक शहर है अंबिकापुर, मैं वहाँ से आता हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है, और चूंकि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करे, मेरे घर वालों के भी वो था। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और मैंने तकरीबन 12 साल 9 टू 9 के जॉब में, 9 टू 5 के जॉब में अपना समय जाया किया। 2012 में मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आया ड्यू टू होम सिकनेस। 2012? जी तो आप क्या कह रहे हो, नौकरी करना बुरा है? सर, खेत होते हुए नौकरी करना बुरा है। अच्छा, खेत होते वक्त नौकरी करना बुरा है? जी। ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर आज मैं देखता हूँ हमारे देश में एक बहुत
बड़ा तबका है जो बेरोजगारी का रोना रोता है, और सारे लोग जब आज पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में जा रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, खेती कोई नहीं करना चाहता है। यहाँ भीड़ कम है सर, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और आप जो नौकरी कर रहे हैं, अमूमन लोगों की हमारे यहाँ इंडिया में जो सैलरी स्टार्ट होती है, एवरेज सैलरी अगर बात करूँ स्टार्टिंग सैलरी की, तो मेरे ख्याल से 20 से 30 हज़ार के बीच में है। और इससे 10 गुना ज़्यादा तो आप अपने खेत में कमा सकते हैं सर। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे। ये किसने कहा? यही तो एग्रीकल्चर की मिथ है सर, जिस मिथ को तोड़ने में आपके साथ पॉडकास्ट करने बैठा हूँ। ठीक है, बताइए सर, कितना लगता है पैसा खेती करने में? सर आगे व्यास साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बोलूँ कि खेती करने में पैसे नहीं लगते हैं। खेती करने के लिए आपके अंदर चाहिए पेशेंस, आपके अंदर चाहिए नॉलेज। पैसे नहीं लगते सर खेती करने में। अगर कोई ये कहता है कि खेती करने में पैसे लगते हैं, तो मुझे बताइए कहाँ लगते हैं, किस चीज़ के पैसे लगते हैं? क्यों आप ज़मीन को उपजाऊ बनाओगे, आप उसमें कुछ ज़मीन तो यूरिया सर बाय डालोगे, डिफ़ॉल्ट खाद उपजाऊ है। डालोगे उसके अंदर, और फिर आप बीज लेके आओगे, वो डालोगे, फिर आप उसमें कुछ फसल में कुछ लग जाएगा तो फिर कीटनाशक डालोगे, तो वो जो आज जो प्रोडक्ट आते हैं वो तो बहुत महंगे आते हैं। हाँ, अगेन मैं के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, जिसको सिजारी बोलते हो आप लोग क्या आम भाषा में, उसकी सैलरी, तो खर्चा तो लग रहा है ना सर बहुत ज़्यादा। सर, मैं आपको पहली चीज़ बताऊँ कि आपने कहा कि आप ज़मीन को उपजाऊ बनाओगे। मैं बताऊँ सर, हमारी मिट्टी की संरचना हज़ारों साल पहले हुई थी, और इस मिट्टी में बहुत सारे जीवाश्म दबे हुए थे। हमारे ज़मीन जिसके 6 इंच जो 6 इंच ऊपर का ज़मीन होता है, जिसको टॉप सॉइल आप बोलते हैं, या जिसको हम व्हाइट रोड ज़ोन बोलते हैं, खेती में सिर्फ़ उतने ही का उपयोग होता है। ये अलग बात है कि आज उसको आपने बंजर बना दिया है। यहाँ पे ये जो 6 इंच ज़मीन जिसकी बात कर रहा हूँ सर, ये जीवाणुओं का घर कहलाता है। एक स्वस्थ मिट्टी में 1 ग्राम अगर स्वस्थ मिट्टी की बात करें, उसमें 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ज़मीन को उर्वरक शक्ति को बरकरार रखते थे, हमारे ज़मीन को उपजाऊ रखे थे। ये तो ग्रीन रेगुलेशन के बाद हमारे देश में जब ये महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हम करके अपनी ज़मीन का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। अदरवाइज़ हमारी खेती, अगर आपने सुना होगा सर, ज़ीरो बजट फार्मिंग के बारे में सुना होगा। हम गाँव में खेती कैसे करते थे सर? अगर आप ट्रेडिशनली बात करेंगे तो, हम गाय पालते थे। गाय का जो गोबर होता था वो खेत में खाद का काम करता था। खेत का जो वेस्ट होता था वो पशुओं के चारे का काम आता था, और पशु जो दूध देते थे उससे हमारी वो कैश क्रॉप के रूप में होती थी, हमारे घर की आजीविका चलती थी, बाकी चीज़ों की ज़रूरत पूरी होती थी। हमारी सनातन काल की जो पूरी कृषि व्यवस्था को अगर देखेंगे तो ज़ीरो फार्मिंग पे आधारित थी। ये तो हमने आज बेड़ा गर्क कर रखा है साहब, और हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है। आपने कहा महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, मैं पूछता हूँ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मुझे नहीं पता, आप बताओगे तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजन बनाने के लिए। मैं जब किसानों से पूछता हूँ कि यूरिया, डीएपी, पोटाश आप खेतों में क्यों डालते हैं? तो बोलते हैं कि ये पौधे का भोजन बनाएगा। तो साहब, हम जो 5th-6th क्लास में पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो क्या है? हमने सुना था प्रकाश संश्लेषण जो है, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, और ये प्रक्रिया हवा, पानी और सूरज के प्रकाश से मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सर्वे बताता है सर कि पौधे के अंदर 96.2% भोजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनती है। मात्र 3.8%, 3.8% पौधा अपना भोजन मिट्टी, जिसको कि आप खनिज भी कहते हैं, इससे बनाता है। और इससे भी कैसे बनाता है? ये जीवाणु जो वहाँ पे मौजूद तत्व होते हैं उनको खाते हैं, और जो अवशेष छोड़ते हैं वही पौधे के भोजन के रूप में आता है। तो 96.2% भोजन तो प्रकृति ने पौधे के लिए फ्री दिया है। और हमारे दिमाग में क्या मिथ बैठा दिया गया कि बिना फर्टिलाइज़र के, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल ये है साहब कि जंगल में जो पौधे उगते हैं, उनको फर्टिलाइज़र कौन देने जाता है? उनको डीएपी, यूरिया, पोटाश, ज़िंक, मैग्नीशियम, सल्फर कौन देने जाता है? वहाँ तो देने नहीं जाते, वहाँ उगता है। हम तो सिर्फ़ काटने जाते हैं उसको। सेकंड चीज़ें हैं, मैं जब किसानों से पूछता हूँ कि आप यूरिया का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बोलते हैं कि यूरिया जो है वो नाइट्रोजन देता है पौधे को। फिर मेरा अगला सवाल है साहब कि वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? आप शॉक्ड हो जाएँगे सर। 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में फ्री ऑफ कॉस्ट अप है। प्यास सर, आप बताइए कि क्या प्रकृति ने कोई चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है? बिना काम का बनाई है? नहीं, वो नहीं है। नहीं बनाई है ना? तो नाइट्रोजन कौन लेता? ह्यूमन बीइंग नहीं लेता, एनिमल्स नहीं लेते। ये किसके लिए बना था? पौधों के लिए। पौधों के लिए बना था। 78% नाइट्रोजन फ्री ऑफ कॉस्ट वायुमंडल में है,
और हम यूरिया के लिए लाइन में लगकर डंडा खा रहे हैं। हम यूरिया के रूप में स्लो पॉइजन अपने बच्चों को दे रहे हैं, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ये बुद्धिमत्ता कहाँ है सर? किसान आज गलत मार्केटिंग और गलत परसेप्शन थॉट प्रोसेस में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीजें, ये समस्याएं आज हमारे मार्केट में देखने को मिलती है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब मैं किसानों को मदद करता हूं सर। कैसे करते हैं? किसानों की मदद एक तो सही जानकारी देकर, कितनों और को आप सही जानकारी देंगे और कैसे देंगे? सर अगर सिर्फ अकेला मैं नहीं हूं इस मुहिम में, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस कामों को कर रहे हैं, उनमें से एक मैं हूं। ब्यास साहब, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। अगर हम सभी भोजन तो करते हैं ना सर, अगर हम सभी सही जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने का बेड़ा उठा लें, तो ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है सर। ये बहुत आसानी से सुलझ जाएगी और हर ह्यूमन बीइंग तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, किसान आज सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है? सबसे बड़ी गलती ये करता है सर कि वो एक भेड़ चाल के लिए चल रहा है। उसे ये नहीं पता है कि उसे करना एक्चुअली क्या है और क्यों करना है। कोई चीज़ें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। किसान, मैं देखता हूँ अमूमन सर, अभी आप रिसेंटली देखे होंगे, मार्केट में सुन भी रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा होगा कि अभी गोभी का दाम नहीं मिल रहा है, टमाटर का दाम नहीं मिल रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि आप टमाटर ही क्यों लगाए थे? आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं जिधर सब लोग जा रहे हैं? जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ट्रेंड कहाँ पे है, किसका रेट मिलेगा। वही किसान 2 रुपए केजी टमाटर बेच रहा है सर, और दूसरी तरफ 200 रुपए केजी लहसुन परचेस कर रहा है। तो मेरा सवाल है, लहसुन आपने क्यों नहीं लगाया था अपने खेत में? आज दाल महंगी हो रही है तो आपने अपने दलहन की खेती अपने खेत में क्यों नहीं किया? आप जो पड़ोसी कर रहे हैं या दूसरे किसान कर रहे हैं, आप उसी ट्रेंड में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है। किसानों को चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेती करें और प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ करें। तो पुराने जितने भी फार्मर्स हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई तो उन्होंने शायद नहीं करी है, तो वो तो उनके हिसाब से ही करेंगे। अब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है, जो उनके बच्चे हैं, वो तो आना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर कैसे सुधरेगा सर? सर यही चीजें हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जिनको हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है। खेती कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें इसमें आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत है। इसमें अनपढ़ लोग भी चीजों को सुनकर समझकर डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो नए जनरेशन है, उनको ये नहीं बताया गया है कि खेती में बहुत ज्यादा मुनाफा है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सर। 90 लाख की सैलरी बहुत बड़ी सैलरी होती होगी सर ईयरली। बहुत बड़ी होती है, बहुत एक ज़्यादा हो शख्स रहा है। हैं चंडीगढ़ के, मोहित निजवान, आप गूगल कीजिएगा, उनका नाम पता चल जाएगा। उन्होंने 90 लाख रुपए की सैलरी को छोड़कर एक छोटे से एरिया में माइक्रो ग्रीन्स की खेती चालू किया। माइक्रो ग्रीन्स जो हम स्प्राउटेड खाते हैं सर, उससे एडवांस समझ लीजिए। 2 पत्तियों की जब वेजिटेबल्स लीफ या ग्रेन लीव्स हो जाते हैं या हर्ब्स लीव्स हो जाते हैं, तो उसको कट करके होटल्स में सलाद वगैरह के रूप में दिया जाता है। इसकी क्वांटिटी हालांकि बहुत कम यूज किया जाता है, और ये 40% से ज्यादा प्रोटीन रिलीज करता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके। मोहित साहब का मैं कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि जब वो कैंसर की बढ़ती बीमारियों को देखे, तो कैंसर मरीजों को के लिए हेल्पिंग प्रोटीन्स के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है करके उन्होंने 90 लाख की नौकरी छोड़कर एक बड़ा एम्पायर आज खड़ा किया है इसमें। ऐसी मैं अगर बात करूं सर, तो अजय गोपीनाथ हैं, कोच्चि के रहने वाले हैं, वो भी माइक्रोग्रीन्स पे काम कर रहे हैं। हरिचंद्र रेड्डी हैं, तेलंगाना के, वो हाइड्रोफोनिक पे ऑरिगेनो हर्ब्स और बहुत सारे इंग्लिश सब्जियां उगाकर करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा कर रखा है। ऐसे अगर आप सर्च करेंगे सर, बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो मीडिया वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। ये आम ह्यूमन बीइंग को बताया जाए कि आप 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना जद्दोजहद आप वहां ना करके खेत पे करें, तो आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं, और कम समय में कमा सकते हैं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का समय देकर इससे ज्यादा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज है, जब मैं ये बातें कहता हूँ किसानों को, तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है। सर आपको मैं बताऊं, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें भारत सरकार आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओपन फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो बाउंड्री के लिए, बोर के लिए, पॉन्ड इनफैक्ट पॉन्ड लाइनर के लिए, लेबर क्वार्टर के लिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए, प्लांटेशन के लिए, इनपुट कॉस्ट के लिए, पॉली हाउस की बात करूं तो पॉली हाउस स्ट्रक्चर के लिए, उसके अंदर जो ड्रिप इरिगेशन, एडवांस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगते हैं, इन सब पे सब्सिडी दे रही है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ सर, बैंक की अगर मैं बात करूं तो 75 to 80% लोन कर रही है। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा सर, एसएमई को उतनी लोन नहीं मिलती है। आज हमारे यहाँ, मैं एग्जांपल बताऊं, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा
1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी एक किसान को पॉली हाउस फार्मिंग के लिए मिल रही है। कैसे मिलती है सब्सिडी? मतलब अगर किसी को सब्सिडी लेनी हो, आज इस पॉडकास्ट में आप बताओ कि अगर कोई किसान है उसको सब्सिडी लेनी है, सब्सिडी होती क्या है और लेनी कैसे है? जी, मैं बताऊँ साहब, मैं पॉली हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पॉली हाउस, पहले आपको पॉली हाउस बता दूँ क्या होता है? राइट, पॉली ये हाउस क्या होता जी, है? एक कंट्रोल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं सर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर पे 7 लेयर प्लास्टिक की कवर होती है ताकि इसमें मौसम की मार ना पड़े, किसान उससे भी ज़्यादा परेशान है। अगर आपको इसकी निर्माण करनी रहती है तो सबसे पहले आपको अपना एक डीपीआर बनाना होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। और इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को, आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके लैंड डॉक्यूमेंट, आपकी केवाईसी, इसको एआईएफ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पोर्टल पे जाइए और वहाँ जाके एनरोल कर दें। हम्म। जिस भी बैंक से आपको फाइनेंस लोन कराना है उनकी डिटेल्स वगैरह आप वहाँ पे पेचअप करके छोड़ दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक जो इंटरेस्ट लेती है उसमें 3% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त होगा एआईएफ में रजिस्ट्रेशन कराने पे, 3% का। अगर बैंक 12% के ब्याज से दे रही है तो आपको 9% आपको देना है। सेकंड चीज़, एआईएफ में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये सीजीटीएमएससी योजना के तहत कवर होती है। यानी कि वो लोन जो भी आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ का अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, 1.5 करोड़ रुपए बैंक को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बदले में बैंक आपसे कोलेटरल नहीं मांगेगा। सिर्फ आपके आईटीआर को चेक करेगा कि आप कैपेबल हैं कि नहीं रीपेमेंट के लिए, और वो लोन आपको सैंक्शन करता है बैंक। करता है क्या सच में? कितने लोगों, 100 लोगों में से कितने लोगों को करता होगा? सर अगर सिविल स्कोर वगैरह अच्छे हैं और प्रोजेक्ट वायबल है तो मैंने अब तक देखा है कि 80 to 85% बैंक फाइनेंस करते हैं। 100 लोगों ने अप्लाई किया, 85% तक को तो मैंने देखा है। लोगों 85 लोगों को लोन मिल जाएगा सब्सिडी वाला? हाँ, हाँ, हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में जितने लोगों को मैंने अप्लाई किया, जिन-जिन बैंकों में, मैं थैंकफुल हूँ उन बैंकों का। मेरे ख्याल से 95% लोगों का हमारे यहाँ, मेरे जितने प्रोजेक्ट मैंने अब तक भेजे हैं, 95% लोगों का बैंक ने लोन प्रोवाइड और कितने करोड़ तक का लोन था? 1 करोड़ तक का? डिफरेंट है। किसी का 50 लाख भी रहा है, किसी का 1 सीआर तक का भी लोन रहा है। और ये सब कोलेटरल फ्री लोन है? कोलेटरल फ्री लोन है, सीजीटीएमएससी के तहत कवर है। तो ये शासन दे रही है, तो आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको नॉलेज लेने का, आपको मार्केटिंग सीखने का, और सबसे पहले कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का कि आप चीज़ों को कैसे करते हैं। तो रुद्रा की टीम इस पे लोगों की हेल्प करती है। तो रुद्रा एग्री ग्रुप, राइट? जी, एग्री ग्रुप। एग्री ग्रुप है ना? तो इसमें एक बात बताओ कि आप पुराने लोगों को ज़्यादा हेल्प कर रहे हो या नए लोगों को ज़्यादा हेल्प कर रहे हो? सर हम सभी लोगों का हेल्प करते हैं, जो भी कैसे? हमारे मतलब पास। मेरे को आप समझाओ इस बारे में आज कि पुराने लोग जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको एक लोन का प्रोसेस बता रहे हो, जो अंगूठा लगाएगा वो बंदा, सर कैसे कर आज वो मार्केटिंग कैसे सीखेगा? आज क्या होता है सर कि जो भी निर्णय लेता है घर में, आज यंग जनरेशन ही ले रही है। या तो वो लोग जो पुराने हो चुके हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वही लोग ये कर रहे हैं, जो कुछ नया करने का वो। हाँ, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट तो एक हो गया, जो हाँ, नया करने का ट्राई कर रहे हैं वही ये काम कर रहे दोनों दोनों तरह के लोग आते हैं हैं। सर। नए लोग भी आते हैं तो कई बार क्या होता है कि सपोज़ करिए कि यंगस्टर आया, 25 साल का बंदा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन ज़मीन किसके नाम पे? उसके फादर के नाम पे, तो लोन किसके नाम पे मिलेगा? फादर के नाम, सब्सिडी किसके नाम पे मिलेगी? फादर के नाम पे। तो ये कहना है कि मैं यंग को कर रहा हूँ या ओल्ड को कह रहा हूँ, और ओल्ड किसको कह रहे हैं सर? हमारे यहाँ खेती में तो 65 साल के एज में जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, साढ़े 3-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप गूगल कीजिएगा रमेश गेरा साहब को, 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद एक छोटे से कमरे में सैफरॉन कल्टीवेशन करके 3.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मैं उनको ओल्ड कैसे कहूँगा सर? वो तो बहुत ज़्यादा यंग है सब। तो दोनों तरह के लोगों को हम हेल्प करते हैं सर। मतलब आपने इतना इतना साल बिताया है खेती के अंदर लोगों से बात करते हुए, तो मतलब एक पान की दुकान भी कोई लगाता है तो बोलता है कि यार मैं पान की दुकान लगाया हूँ, और पर खेती करने वाला बोलता है नहीं यार। सर इस देश की इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती साहब। मैं जब भी इस पॉइंट को सुनता हूँ और बोलता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुःख होती है साहब। हमारा देश आज़ादी के बाद जब 35 करोड़ हमारी देश की आबादी थी सर, लगभग 72% लोग खेती करते थे। आज 140 करोड़ के देश में मात्र 22.6% लोग खेती करते हैं। हमारे देश का क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा कहते हैं कि हर आधे घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है। और व्यास सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मैं एक किसान हूँ, मैं अपने माँ-बाप, अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चों के साथ जब सुसाइड करता हूँ तो सरकारी आंकड़ा इसको 1 में गिनता है। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि साइकिल का पंचर लगाने वाला कहता है मेरे पास साइकिल की दुकान है। पान के ठेले पे जहर बेचने वाला कहता है मेरा पान का दुकान है। 140 करोड़ का पेट भरने वाला किसान सीना ठोक के नहीं कहता कि मैं किसान हूं।
मेरा पॉडकास्ट करने का उद्देश्य पूछ रहे थे साहब। मैंने कहा शुरू से कहा था कि 140 करोड़ लोग खेती से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े। साहब आज आपको बताऊं, पर डे 2500 लोग खेती छोड़ रहे हैं। देश में 140 करोड़ लोगों पे 12 करोड़ किसान हैं, यानी कि हर 11 लोगों पे एक किसान। 2500 लोग खेती छोड़े, 2750 लोगों के सामने से निवाला हट रहा है साहब। एक दिन एजम कीजिए साहब कि हमारे पास बहुत पैसा कमा लिया हमने, अब मार्केट में अनाज का एक दाना नहीं है। हमारे घर में लोग, बच्चे हमारे, हमारी वाइफ, हमारी माँ, हमारे पापा भूख से बिलबिला रहे हैं। उस दिन आपकी मनोस्थिति क्या होगी साहब? दूसरा, ब्याह साहब, आप जब कभी भी यहाँ से उठते होंगे और घर जाते होंगे तो मार्केट से फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं। एकदम फ्रेश देख के। क्यों खरीदते हैं साहब? खाने का सही, खाने के लिए खरीदते हैं, खाने के लिए, ताकि बच्चे हमारे एनर्जी हेल्थ, रहे, अच्छी रहे, खुशी रहे। है ना। और आप जानते हैं साहब कि उसमें कितना ज्यादा यूरिया मिला रहता है। हाँ, पहले तो नहीं जानते थे, पर आजकल थोड़ा जानते सोशल हैं मीडिया साहब, का दौर है तो पता चल रहा है मोर कि देन ये मिला 100 हुआ है। ग्राम से ज्यादा यूरिया हम लोग हर साल खाते हैं। और साइंस कहता है कि 50 ग्राम यूरिया किसी को खिला दें तो उसकी स्पॉट डेथ हो जाएगी। क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता कि आज इस देश में जहां आपने फैमिली डॉक्टर चुन रखा है, फैमिली वकील चुन रखा है, फैमिली रेस्टोरेंट है आपका, फैमिली ग्रोसरी शॉप है, आप एक फैमिली फार्मर बने? या आपने घर पे खुद ही, भाई आपके घर घर पे छत तो होगा सर, नहीं होगा तो एक कमरा तो होगा एटलीस्ट, जहाँ पे आप इसको ट्राई करें, खेती करें, ताकि एक हेल्दी खाना आपके आपके परिवार को मिल सके, एक सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। मेहनत बहुत है सर, मेहनत करना नहीं चाहता है आज का युवा। सर यही चीज़ें तो है कि क्या आप मेहनत मानते हो इस चीज को? ये सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ? कुछ एक्सपेक्ट तक ये होगा सर, लेकिन ये अगेन मिथ है कि खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये किसने कहा सर? प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा ही नहीं है सर कि मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ या टेक्नोलॉजी का यूज़ खेती में कैसे होता है। पहले के ज़माने में होती थी बहुत मेहनत, बैल से खेती की जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर से होती है। पहले के ज़माने में फ्लड इरिगेशन होता, अब ड्रिप इरिगेशन करना है। और अब तो ऐसी-ऐसी एआई टेक्नोलॉजी आ गई है साहब कि पानी आपको कब देना है पौधे में वो भी पता चलता है। कब आपको खाद देना है वो भी पता चलता है। कब आपको इस दवाइयों का स्प्रे करना है या संभावित रोग या कीट क्या लग सकते हैं, उसके प्री इंटीमेशन देती है। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं साहब। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत। फिर भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि कोई फार्मर, जैसे मैं अभी बताया, मैंने एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है बेंगलोर के, अक्षय कल्पा। जी। ठीक है, वो 20-22 साल से, अभी 10 सालों से शायद वो अब दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सारे। और उनका भी मिशन है कुछ ऐसा ही है कि हर एक जगह पे एक रोल मॉडल क्रिएट करना है जो खेती से पैसा कमा रहा है, ताकि उसको देख के लोग वापस वही काम करना चालू करें। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पूरे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 1 करोड़ लोगों की भी सोच ऐसी हो गई ना, तो इस देश की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी और ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो अब उनके फादर ये चाहते थे, उनके फादर किसान थे, तो ये चाहते थे कि मेरा बेटा किसान नहीं बने, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके इन्फोसिस में नौकरी करे। उन्होंने नौकरी भी करी वहाँ पे, 10 लाख रुपए लगा के, 10-15 लाख रुपए लगा के, फिर उनकी पढ़ाई वढ़ाई करवाई, पढ़ाई करवा के फिर वो अच्छा नौकरी करा उन्होंने। फिर उनको लगा यार ये तो सब काम खराब है, मेरे पापा जब किसानी कर रहे हो, जब इसको सुधारा नहीं गया तो चीज़ें सही नहीं होगी। तो वो सब कुछ छोड़ के फिर वापस आके फिर अभी उन्होंने कम से कम 500 करोड़ की कंपनी बनाई है सर आज। और उनका प्रोडक्ट वेल नोन मार्केट में है साउथ इंडिया के अंदर। और वो ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि यार नहीं, खेती करना चाहिए और ऐसे ऐसे ये ऐसे करना चाहिए। बहुत आसान है सर खेती। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि लोग वही 10 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग तो बनवा रहे हैं, पर 10-20 हज़ार रुपए देके खेती नहीं करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है सर, क्योंकि लोगों को ये बताया नहीं गया। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना साहब कि आपने आईटीआई सुना होगा, जहाँ की बिजली की तार को कैसे जोड़ना है वो बताया जाता है। गाड़ी कि मोटर को कैसे खोलना है ये बताया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोडक्ट कैसे बेचना है, गंजे को कंघी कैसे बेचना है ये भी बताया जाता है हाँ, हमारे बताते यहाँ, हैं। ठीक है। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि खेती कैसे करना है ये सिखाया ही नहीं गया लोगों को। हाँ। कुछ लोग हैं, कुछ बहुत से रिनॉन्ड हस्तियां हैं जो इस पीड़ा को उठाई हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से नाम क्या लूँ, लेकिन सभी को मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सलाम करना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत हैं। सरकार को भी चाहिए कि हर जिले के अंदर एटलीस्ट होना तो ये चाहिए कि हर विकास खंड के अंदर करें, लेकिन हर जिले के अंदर एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मॉडल क्रिएट करके वहाँ पे खड़ा कर दें, ताकि लोग उसको देखकर प्रेरित हो। किसान को ज़रूरत है सर सिर्फ़ एक रास्ता दिखाने का। रास्ता दिखाने की। किसान कौन है? एक
हमारे आम भाषा में मैं पूछूं किसान कौन है, तो गरीब तबका, एक गांव का बंदा जो ढंग से ना कपड़े पहनता ना ढंग से खाना खाता है। हमारे यहाँ सरकार ने एक पीडीएस सिस्टम चलाया हुआ है राशन बांटने की, और गांव में बस एक बार बता दिया कि 5 तारीख को राशन बटेगी। सर आप किसी भी गांव में चले जाइएगा, आप देखिएगा वहां कतार लगा के लोग खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ मिलेगा। अगर आप हर विकास खंड में ऐसे रोल मॉडल बना देते हैं तो आपको किसान को बताने की जरूरत नहीं है, वो देखेगा और खुद भी ये कर लेगा। तो ये चीजें अगर हो जाती हैं तो मुझे लगता है देश की बहुत बड़ी समस्या का हल निकल आएगा। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ज़मीन के जो उपजाऊ है, मतलब किसी ने बहुत बड़ा बोला कि सॉइल का जो उपजाऊपन है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और मेरे को आंकड़े पता नहीं, बट शायद बहुत तेज़ी से घट रहा है। इसी की वजह से सदगुरु ने भी सेव सॉइल का एक मुहिम चलाई थी कि भाई कि सॉइल को सेव करो, और पूरे वर्ल्ड वाइड चलाई थी कि जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है, तो अब सॉइल को बचाओ। दूसरा है, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दोहरी मार पड़ रही है एक तरह से देखा जाए तो क्या इसको बचाने का भी कोई तरीका है? बहुत सारे तरीके हैं कुछ सर। 1-2 तरीके आप बता दो। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर। मैं पहले आपको बता दूं कि पूरे जितने भी आज की डेट पे जमीन है पृथ्वी पे है वर्ल्ड में, उसके मात्र 3% हिस्से में खेती हो रही है सर, और 10% ही पानी का उपयोग खेती में होता है, बाकी में नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि मिट्टी बंजर कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसकी 2-3 चीजों पे अपन बात कर रहे हैं सर। जो हमारी मिट्टी है, मैंने पहले ही कहा कि इसकी संरचना बहुत साल पुराने हुई है, तो इसमें कार्बन की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा थी। हमने क्या किया, खेती के अंदर खाद का प्रयोग करने लगा ग्रीन रेजुलेशन के बाद। खाद में क्या यूज करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं डीएपी का, यूरिया का। अब डीएपी और यूरिया का जो यूज करते हैं सर, देखिए पौधा भोजन कैसे बनाता था मैंने आपको बता दिया, लेकिन पौधा भोजन कब बनाता है ये जानना बहुत जरूरी है। पौधा तब तक भोजन नहीं बनाता जब तक कि उसका स्टोमेटा खुला ना हो। स्टोमेटा क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो छोटी छोटी छेद होती हैं, वो छेद जो होती हैं जब खुली होती हैं तो पौधा भोजन बनाता है। पौधे की जड़ मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है, जिसके माध्यम से ये मिनरल को भी अवशोषित करके लेके आता है। जब ये पत्तियों पे आती हैं तो पत्तियों से वो पानी वाष्पीकृत होता है, वेपराइज होता है, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड वहां से इन करता है H2O, और ये CO2 जो आ रही है ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है पौधों के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। आज हमारे यहाँ स्टोमेटा कब ओपन है कब नहीं है ये पता नहीं है, और हम खाद दिए जा रहे हैं। सिंपली ऐसे समझें सर कि मैं आपको सुबह 7 बजे नाश्ता दिया, फिर 8 बजे आपको नाश्ता दे दिया, फिर 10 बजे आपको नाश्ता दे दिया, फिर 1 बजे दे दिया, फिर 4 बजे दे दिया, क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट होगा। अब सपोज करें वो वेस्ट यहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सड़ेगा और सड़ेगा। बीमारियों को जन्म देगा। सेम चीजें हमारे मिट्टी के साथ हो रही है। ये खाद प्रॉपर फॉस्फोरस मोबिलाइज नहीं हो रही, फॉस्फो अपना नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रही, और ये यूज नहीं हो रही है, और ये क्या करिए आपकी मिट्टी को खराब कर रही है। दूसरी चीज, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनिया फास्फेट, और ये यूरिया जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में आता है। जब ये मिट्टी के अंदर जाती है तो एक अमोनिया गैस रिलीज करती है। आपको पता है सर, जहां पे भी अमोनिया गैस होगी वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। और मैंने पहले कहा कि 6 इंच की जमीन जहां पे जीवाणुओं का घर है, जो पौधे का भोजन बनाते हैं, जब वहां ऑक्सीजन नहीं है तो जीवाणु मरने लगते हैं, ये जीवाणुओं की संख्या कम होती है। अब वो पौधे को भोजन बनाने वाले जो सहयोगी हैं वो मर रहे हैं, पौधे को भोजन कहां से मिलेगा? अब आपको लगता है कि हमारी प्रोडक्शन घट रही है, फिर से खाद को और बढ़ा रहे हैं आप, फलस्वरूप फिर ये और मर रहे हैं। हमारे दिमाग में भर दिया गया कि फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो खेती नहीं होगी। तो मैं सवाल पूछता हूं, तो फिर जंगल में कैसे हो रहा है? और या फिर कोई बिल्कुल फर्टिलिटी वाला लैंड नहीं है, अनफर्टिलाइज लैंड है, वहां पे क्यों नहीं काम करते हैं? तो आज करना हमें क्या है कि मिट्टी के अंदर कार्बन रेशियो को कैसे बढ़ाएं और ये जीवाणुओं की संख्या को कैसे बढ़ाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, तो पशुधन इतने है नहीं कि उतना गोबर आएगा जो कार्बन के रेशियो को बढ़ाए या जीवाणुओं को बढ़ाए। तो कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर डायरेक्ट किसान को कहिएगा कि डीएपी यूरिया पोटास बंद कर दो, किसान नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंस्टेंट लॉस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे बाबा रामदेव का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। हमारे यहाँ डाबर, बैद्यनाथ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी आयुर्वेद की, लेकिन ये कंपनियां 500-700 करोड़ की बड़ी कंपनी नहीं हो पाई, और बाबा रामदेव की कंपनी 17,500 करोड़ मेरे ख्याल से उससे प्लस है, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। क्यों? उन्होंने क्या किया, पूरे आयुर्वेदा को डेली यूज के सामान के साथ डाल दिया।
हमें भी एक ऐसा ही करना है कि ऐसा हो कि किसान यूज करे यूरिया डीएपी पोटास, साथ में उनको कुछ चीजें दें जो इनके दोषों को काटकर चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके जाए, और एक समय ऐसा है कि किसान खुद बोले कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा आपको। जी, इस टाइप के रुद्रा के कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम किसानों को दे रहे हैं, इस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो क्या कैसे काम करते हैं, मतलब आपने एडिशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं वो? ये एडिशनल प्रोडक्ट हैं जो बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाती है और सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को फिक्स करती है। कोई आप मतलब कोई ज़मीन की टेस्ट करते हो पहले, या डायरेक्ट मतलब किसी भी ज़मीन में डाल देते हैं? सर ये किसी भी जमीन के लिए आयुर्वेदिक चीजें कोई भी आदमी खाता है, उसका नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट। और आप कैसे क्लेम कर सकते हो ये चीज़ें? सर मैं क्लेम करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक किसान खुद बोलता है। हमारे यहाँ एक किसान है साहू जी, उनकी जमीन इतनी हार्ड थी कि बरसात के दिन में उसको जब सब्बल मारते थे तो वो सब्बल उसके अंदर नहीं जाती थी, लोहे की सब्बल उसके अंतर्गत नहीं जाती थी। मैंने उनको 250 ग्राम पर हफ्ते उसको यूज करने की सलाह उनको दी, और आज वो हमें कहते हैं कि साहब मेरी जमीन इतनी भुरभुरे हो गई है कि कुदाल से कोड़ के भी मैं अपना काम चला सकता हूँ। सो ये मेरा क्लेम नहीं है सर, ये फार्मर का क्लेम है। नहीं, जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब ये क्लेम करते हैं ना कि हमने इसकी ऐसी टेस्टिंग करी है, ऐसा देखा है, कुछ पहले रिसर्च तो अपन करी है। ट्रायल ही करते हैं सर, हाँ। ये कोई लेबोरेटरी टेस्ट के बेस पे क्लेम नहीं होता है, ये फार्मर के खेत पे होता है, और हमारी जो क्लेम होती है ना वो फार्मर के फीडबैक पे होती है। ओके। जी। अच्छा, मल्टी लेवल फार्मिंग जो है वो क्या होती है? मल्टी लेयर फार्मिंग। अच्छा, मल्टी लेयर फार्मिंग, हाँ सॉरी। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है सर? मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, एक ही चीज लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर लगा रहे हैं, बैगन लगा रहे हैं तो बैगन, मक्का लगा रहे हैं तो मक्का। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होता है, एक ही जमीन पे अलग अलग चीजों का एक ही साथ उपयोग करना है। जैसे ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर मैंने नीचे बैठने के लिए आलू लगा दिया, अदरक लगा दिया, लहसुन लगा दिया, या मूंगफली लगा दिया। तो मूंगफली जो गांठ वाली सब्जियां होती हैं, ये राइजोबियम को रिलीज करती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारक होता है। उसके ऊपर पे हमने मिर्च, टमाटर जैसी चीजें लगा दिया, पपीता लगा दिया, और सबसे ऊपर पे कुकुरबिट सेगमेंट के जो होते हैं, करेला हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीजों को लगाकर एक साथ 4 स्टेज पे खेती करते हैं। इससे सबसे बड़ा होता है कि एक ही खाद से हमारी चारों फसलें होती हैं, रोगों का प्रकोप कम होता है, और खेत में घास कम आते हैं, वीड कम होता है। वीड कम होने के फलस्वरूप भी फंगल डिसीज का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से किसान अपनी आय को भी बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ अपने इनपुट कॉस्ट को भी कम कर सकता है। दूसरी चीजें में अगर इसको मैं ऐसे समझूं, सब आप शॉपिंग करते होंगे, हम्म। शॉपिंग अपन कहाँ से करते हैं? मॉल से करने लगे आजकल सुपर तो। मॉल से करते हैं, और ऐसी चीज़ों से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि आपके पास फैमिली फार्मर क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सर एक फार्मर एक ही चीज़ लगा रहा है, टमाटर लगा रहा है, तो एक सिंगल टमाटर लेने लोग आपके यहाँ नहीं आएँगे ना। राइट। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ों की सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मिल रही हैं आपके पास, मान लीजिए आपने 4 एकड़ या 5 एकड़ आपकी खेत है, एक-एक एकड़ में आपने अलग-अलग चीज़ों का मल्टी लेयर फार्मिंग कर दिया। तो आपके पास बायर आपके यहाँ से आएगा और ऑर्गेनिक चीज़ें अपने यहाँ से खरीद के लेके जाएगा। तो बिल्कुल आपको अपने खेत को एक मॉल के रूप में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ द मल्टी ये तो लेयर मेरे लिए फार्मिंग। भी नई चीज़ है कि मतलब मैं भी तो देखता था कि अगर क्या बोलते हैं, गेहूँ उग रहा है तो पूरा गेहूँ उग रहा है, चावल उग रहा है तो पूरा चावल उग रहा है, बाजरा, ज्वार, दाल जो भी ये सब एक पूरा एक ही करते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि वो हाफ ऑफ करके सब चीज़ें उगा सकते हैं एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं लैंड के अकॉर्डिंग। लैंड किस टाइप का आपका डीप लैंड है, अगर डीप लैंड है तो आप वहाँ पे बिल्कुल धान की खेती कीजिए, लेकिन साथ में मत्स्य पालन कर लीजिए, मछली का पालन कर लीजिए। तो थोड़ा ये मेरे को लैंड के बारे में बता दो ना कि अपने पॉडकास्ट में कि ये इस तरह के जो लैंड होते हैं इसमें ना देखिए अपलैंड ये जितने फार्मिंग होते कर हैं, सकते हैं। अपलैंड जितने भी होंगे, हाँ, क्या होता है अपलैंड, थोड़ा पूरा अपलैंड वो लैंड जहाँ पे पानी नहीं रुकती है, समतल ज़मीनें, ठीक है। वहाँ पे आप सब्ज़ी, फल, इन सब चीज़ों की खेती करें। जो डीप लैंड है, वहाँ पे आप धान, मक्का धान, गेहूँ इस टाइप की चीज़ों का फसल करें। और ये देखें कि वाटर लेवल जब हाई रहेगा तो धान करें, जब थोड़ी कम है तो गेहूँ की वो होती है। और बिल्कुल ऐसा है कि नहीं हमको इरिगेशन करना है तो वहाँ मस्टर्ड वगैरह कर सकते हैं। जो सीरिय मैं बात कर रहा था दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों की रबी के सीज़न में आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं, जिससे आपकी आय ज़्यादा हो सकती है। राइट। अच्छा, मेरा एक सवाल आ रहा है, आलू और प्याज ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पूरा खाना वाना बनाने के लिए, राइट? तो ये एकदम आलू प्याज की कीमतें ऊपर नीचे कैसे हो जाती है कि बोलते सर हैं कि इस यार 10 रुपए का है, मार्केट 150 का हो गया, 150 का है 10 रुपए का हो गया, एकदम मारामारी हो सर जाती है। गैप जो होती है वो, मैं अगेन कहा कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं तो इनके रेट कम हो जाते हैं।
और जब इनके रेट प्रोडक्शन कम होती है तो इनकी रेट हाई हो जाती है। अब प्रोडक्शन कैसे होती है, जैसे जब आप सुनेंगे कि आलू इन साल महंगा हुआ तो सारे किसान क्या करते हैं, आलू लगाने चले जाते हैं, तो आलू का रेट डाउन हो जाता है। जब सुनते हैं कि प्याज का रेट ज्यादा है तो सारे लोग अगले साल प्याज लगाने लगते हैं। आपके पास प्रॉपर, अगेन मैं कहा ना कि आपके पास प्रॉपर मार्केट इंटेलिजेंस अगर है तो आप वो करें। और ठीक है, किसी चीज का रेट बहुत ज्यादा भाग रहा है तो भी मैं किसान को कहता हूं आप उधर मत जाइए, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट, राइट। क्योंकि ये हमेशा रिस्की है। जो चीजें ज्यादा रिटर्न देती है ना, वो ज्यादा रिस्क वहां पर डूबने का भी होता है। तो आप एक ऐसा वो करें कि आप किसी भी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन पर हैं, प्रॉफिट पे रहें। वो तो ऐसा सिंपल सा है। जी अच्छा, आपने पॉली हाउस के बारे में बताया था, राइट? तो पॉली हाउस में आप बोल रहे हो कि अगर किसी को 1 एकड़ ज़मीन है तो 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। सर, मैं ये नहीं क्लेम करता कि 20 लाख तक कमा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा कमा सकता है। सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ सर। सपोज करें आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आपने पॉली हाउस लगाया। एक पॉली हाउस का खर्चा तकरीबन 50 लाख के आसपास आती है। 30 से 35 लाख रुपए सरकार सब्सिडी दे देती है। बचा कितने? 15 से 20 लाख रुपए। 15 से 20 लाख रुपए मैं आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पॉली हाउस है, सिंपल शब्दों में उसके अंदर अपन लगाते हैं गुलाब। 1 एकड़ में कहता है एनएचबी का गाइडलाइन की 33,400 गुलाब लगते हैं। अब जो लगा है सर, कुछ तो मरेंगे भी, राइट। हम मान लेते हैं 30,000 गुलाब हो। अब एक बात बताएं सर कि एक गुलाब 1 महीने में कितने फूल दे सकते हैं? मिनिमम बताना है सब। 20-25 बहुत ज्यादा चलेगा, कम कर लें सर। कम करेंगे सर, 10-15, किसान की चीज है सर, और कम कर लें। 5। 2 मानो, इससे कम तो नहीं हो सकते। तो हर महीने 60,000 गुलाब निकल रहे हैं साहब। और 12 महीने में कितने हुए साहब? 7,20,000 गुलाब। 7,20,000 गुलाब। मैं बात कर रहा हूँ डच रोज की, जो मार्केट में बिकती है। तो एक गुलाब कितने की बिकती है सर अमूमन? हम तो फूल ऐसे खरीदते हैं तो 50 रुपए का देता है। 50 रुपए का। सही बोल दिया मैंने तो ना, एकदम करेक्ट है। नहीं, जाती भी है। तो मिनिमम ये मार्केट में कितने में बिकनी चाहिए? 5 रुपए में बिकनी चाहिए। राइट। तो 1 एकड़ में 36 लाख रुपए की आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब कितना खर्च हो सकती है सर? अगर 70% खर्च भी अगर आप काटते हो साहब, तो 10 लाख रुपए की आवक आ रही है। कोई आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है ऐसी कि आपने बहुत सारी हैं करके सर, दिया हो बहुत कि सारे। ऐसे सक्सेस बहुत स्टोरी हो बहुत गई? सारे हमारे फार्मर हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप हमारे साथ आइए। मैं कितनी जमीन होनी चाहिए आज, मैं बता, मैं खरीदता हूँ एक जमीन। 1 एकड़, 1 1 एकड़ एकड़ कितना काफी। कितना कितना उसमें आता है? एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट। उतना चाहिए मेरे को। हाँ 43 बैंगलोर में कितने मिलेगा ये? सर, बैंगलोर पे आपको वो क्यों जाना? क्या, बैंगलोर हम पे तो बैंगलोर में आपको करना है, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक छोटा सा कमरे पे माइक्रोग्रीन्स की खेती स्टार्ट करो ना। या छोटे से रूम में जिसमें अपन पॉडकास्ट करें, इसी में आप स्टार्ट करो सैफरन कल्टीवेशन, और फिर देखो कितना कमा रहे हो आप। सेफ्रॉल कल्टीवेशन हाँ, है ना? केसर की खेती। ठीक है, बिजनेस आइडिया दिए हो आप मेरे को आज। तो बहुत सारी चीजें हैं सर। मशरूम कल्टीवेशन आप देखो। पर किसी ने एक बात बोली, मैंने 2-3 लोगों का इंटरव्यू किया, बोला क्या ठीक है अभिषेक जी, बहुत सारे लोगों का पैसा इसलिए वेस्ट हो रहा है क्योंकि बस वो उन्होंने बोल दिया, आज एहसन तिवारी जी ने बोल दिया, अभिषेक जी ने बोला लाओ 50 लाख रुपए हैं, लगा दिए, स्टार्ट कर दी, कल से पैसे की कमाई, पता पड़ा सारा बिजनेस खत्म। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सर, मैं अगेन कहता हूं कि जो आपने देखा, पहले तो जो सुना वो करना नहीं, देखा उसको सोचना है, उस पे डीप एनालिसिस करना है, कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, नॉलेज गेन करना, फिर स्टार्ट करना है। 90% फेल्योर का रीजन होता है 50% अर्ध ज्ञान, जिसको कहे ना, अर्ध ज्ञान का होना। ज्ञान का ना होना चैलेंज नहीं है हमारे देश में, अर्ध ज्ञान का होना चैलेंज है। तो मैं कहता हूं साहब, एक एहसन तिवारी नहीं है, सैकड़ों एहसन तिवारी हैं। कुछ आप मुझसे सीखें, कुछ औरों से सीखें, प्रॉपर सीखें। सीखने में कभी भी कंजूसी नहीं करें। और जब फुल प्रूफ हो जाए ना, जब एकदम आपको लगे कि अब आप 100% सक्सेस हो जाएंगे, जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि एस, आपको कभी अब आप फेल ही नहीं हो सकते, यकीन मानिए सर, जब जो चीजें आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड कहा, वो चीजें होगा। अगर किसी काम को करें 1% आपका दिमाग आपको रोक रहा है, आप मत करना। जब ये कहना ओके रेडी टू गो, देन स्टार्ट दैट। मेरे को तो रोज कहता है रेडी टू गो। तो आप जाइए फिर इस पे, फिर करें इसको आप, लेकिन नॉलेज मेरे को गेन, तो मना ही नहीं करता मेरा दिमाग। क्योंकि आप पॉजिटिव सोच के आदमी है सर। पॉजिटिव सोच के आदमी आप कभी नहीं फेल हो सकते, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज और मार्केटिंग। अब सपोज करें मैंने आपको माइक्रोग्रीन कहा, कई पॉडकास्ट देख रहे होंगे, गांव का बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि 64 स्क्वायर फीट में आप बंदा इतना कमा रहा, गांव वाला करेगा तो गांव में इस प्रोडक्ट ही कोई नहीं खाता है, खरीदेगा कौन? माइक्रोग्रीन नील कोई नहीं खाता। तो मैं अगेन क्या क्या मार्केटिंग। अब वो कहेगा एहसन सर आपने तो गलत कहा था, आपका क्लेम गलत है।
तो हाँ सर, आप गलत जगह पे अप्लाई करोगे तो गलत है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन आपके शहरों के लिए अच्छी है, मशरूम कल्टीवेशन बहुत अच्छी है, माइक्रो ग्रीन्स बहुत अच्छी है, हाइड्रोपोनिक बहुत अच्छी है। गाँव के लोगों के लिए पॉली हाउस, ओपन फील्ड फ्रूट कल्टीवेशन उनके लिए बेहतर है। आप अपने लिए राइट चीज़ों को चूज़ करें। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप कि आप बार-बार मार्केटिंग की बात बोल रहे हो, ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, राइट? एमबीबीएस करते हो 1 करोड़ रुपए फीस होती है, इंजीनियरिंग करते हो इतनी फीस होती है और भर-भर के लोग कर रहे हैं। मतलब किसान का बेटा भी करा रहा है। पर इसको पढ़ाने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं। मेरे को तो नहीं दिखते। आप सर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाते लोग मतलब सही में? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। पढ़ा रहे जैसे लोग। हम, हाँ, हम खुद पढ़ाते हैं, हम ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, धाकड़ हाइड्रोफोनिक हैं, हमारे मित्र हैं रविंद्र धाकड़ जी, वो अपने यहाँ लोगों को बुलाते हैं, वो हाइड्रोफोनिक पे ट्रेनिंग देते हैं। आपके बेंगलुरु के पास में ऐसे कई लोग हैं। अगेन कहा ना सर, कि सीखना है आपको तो आपको एकलव्य बनना पड़ेगा, द्रोणाचार्य आपके पास आ जाएंगे। द्रोणाचार्यों की कमी नहीं है। और हम ये बैठे रहें कि इंस्टीट्यूशंस अगर आप खोजने जाएँगे तो हमारे यहाँ 4 साल की एग्रीकल्चर की कोर्स होती है सर, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आरईओ, आरईएचओ बन सकें। तो उस ट्रैप में आपको नहीं फँसना, आपको सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ सर, खेती कौन करता है? गाँव के लोग कहते हैं। और गाँव के लोग बाँटने पे विश्वास रखते हैं सर, गाँव के लोग रखते नहीं है। शहरों की कल्चर होगी कि वो रखते हैं, गाँव के लोग बाँटते हैं। हमारे यहाँ बचपन में अगर आप गाँव में रहे होंगे, तो आग तक लोग माँग के एक-दूसरे से लेते थे। फिर यहाँ तो ज्ञान की बातें कह रहे हो साहब। जो सक्सेसफुल आदमी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाएगा। और अगर आपने पे कर दिया प्रोफेशनल तरीके से और अगर उसमें सीख रहे हैं तो आप हर चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो कंपनी रुद्रा एग्री ग्रुप करके, राइट? तो इसके जो प्रोडक्ट के नाम बताओ कि कौन से एडिशनल प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो मेरे को? रुद्रामृत हमारी है, नीम 95 करके हमारी एक प्रोडक्ट है। हम क्विक हिल प्रो करके एक प्रोडक्ट देते हैं। सर ब्रह्मोस करके हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो आपने इतने अलग-अलग प्रोडक्ट क्यों बनाए? हर चीज़ों का अलग-अलग काम होता है, जैसे हर कुछ स्टेजेस कुछ पे अलग 3-4 काम चीज़ होता है। स्पेसिफिक पे बात करते हैं। जैसे देखिए सर, होता क्या है हमारी खेती में, एक और गलत प्रैक्टिस है फार्मर का। खेती में किसान क्या करता है, कभी भी प्रिवेंटिव मेजर्स में नहीं जाता है। हमारे यहाँ किसान जो होता है क्यूरेटिव मेजर्स में जाता है। जैसे प्लांट और ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जब हम जन्म लेते हैं तो डॉक्टर डे 1 से हमारे यहाँ इंजेक्शन लगाना चालू करता है, 5 साल की उम्र तक टीका लगाता है, ताकि हमें कुछ संभावित रोग ना हो सके। लेकिन किसान ऐसा नहीं करता। हम सिखाते हैं पहले किसानों को कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स में चीज़ों को यूज़ करें। सिंपल एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर कोई सब्जी का किसान है, उसकी सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो थ्रिप्स होती है। उसके मोज़ेक वायरस उसके खेत में आते हैं, बोरस आते हैं उसमें। और इन सब का कॉज़ होता है अर्ली स्टेज में जो एफिड जैसी व्हाइट फ्लाई, माइट्स, लीफ माइनर, इनको कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। मैं किसानों को कहता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स में पहले स्टेज में इनको डिसीज़ फ्री कर दो, इंसेक्ट फ्री कर दो। बाद में आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, आपकी यील्ड ज़्यादा बने बढ़ेगी। दूसरी चीज़, हम सब जानते हैं कि पौधे अपना भोजन व्हाइट रूट से बनाते हैं। जो सफ़ेद जड़ होती है उससे भोजन बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि डे 1 से पौधे को खाद देना चालू कर देते हैं। बगैर जड़ों का विकास हुए हम उसको खाद देना चालू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि पौधा बहुत ज़्यादा यील्ड देगा। तो आपको देखना है, आपको कैटेगराइज़ करना है कि कितना समय पौधे को व्हाइट रूट को डेवलप करने में अपने को ध्यान देना है, फिर कब वेजिटेटिव ग्रोथ पे है उसका ग्रोथ देना है, देन आप यील्ड की एक्सपेक्टेशन कीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, इसको हम लोग सिखाते हैं। हम प्रोडक्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं। कि आप, मैं अगेन किसान को कहता हूँ कि अगर कोई कहता है आपको कि यूरिया डालो, तो मेरा सवाल होता है क्यों डालो? 78% तो फ्री है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं डालना है मुझे, डालना है, लेकिन कब डालना है? क्यों डालना है? ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो इससे आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी और आपकी जो आउटपुट होगी वो हाई होगी। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जितने भी अदर प्रोडक्ट है मार्केट में, ऑलरेडी मार्केटिंग कर के किसानों को दे रहे हैं प्रोडक्ट, और उससे चीज़ें खराब हो रही है, ज़मीन खराब हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब। देखिए, कोई इंसान मुझे कुछ चीज़ें दे रहा है, बगैर ये जाने कि उसका मेरे जीवन में क्या उ उपयोगिता है और मैं ले रहा हूँ, ये गलत है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ देने पे वाले को मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं कंपनियाँ गलत कर रही हैं, तो ब्लेम आती फिर आप क्या करो? वो गलत नहीं है। मैं कंपनियों को कहता हूँ जो दे रहे हो वो क्या करता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, और जो ले रहा है वो भी जाने कि ये चीज़ें मैं क्यों ले रहा हूँ और इसका यूज़ क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके ड्रॉबैक्स भी क्या है। इतना हो रहा होता तो सर कुछ दुनिया ही चेंज हो जाती। मैंने एक बंदे से बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, आज से 6-7 महीने पहले, फैशन इंडस्ट्री में थे।
सो मैंने उनको बोला कि आप फैशन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कैसे बनता है। बोलता है कि आजकल फास्ट फैशन के नाम पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे हैं और वो कपड़ा फेंक देते हैं। वो कपड़े वापस गलते भी नहीं है। तो एनवायरनमेंट इतना खतरनाक हार्म हो रहा है उससे। वो फिर कंपनी वाले बोलते कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना तो माल बिक रहा है ना। फिर CSR के नाम पे फिर एक और कुछ काम कर देंगे हम लोग, बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कस्टमर खरीद रहा। तो यहाँ पे अगर अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप अगर इसके अंदर घुस रहे हैं अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, तो ये भी सेम काम करेंगे। वो तो बोलेंगे हमने लिख रखा है, पढ़ लो पढ़ना हो तो। मार्केट में अदानी अंबानी के आने का अगर फायदा है तो नुकसान भी। तो कितना फायदा कितना नुकसान है आपके हिसाब से, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे हो। अब आपकी जमीन पे कितना प्रोडक्ट उनका यूज करोगे? मेरा सवाल ये है सर कि अदानी अंबानी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, इस सेक्टर पे आना चाहिए, क्योंकि जब भी कॉरपोरेट्स आते हैं तो किसान भी एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। तो किसान वहाँ पे शायद उस प्लेटफॉर्म पे आएगा जहाँ वो पे अपने प्रोडक्ट के लिए बार्गेन कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो उनको इसके लिए सोचना चाहिए, उनको वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए। सर हमारे यहाँ का जो 18 रुपये केजी मक्का बिकता है ना, जब वो भुट्टा रहता है तो भुट्टा 10 रुपये केजी किसान बेच आता है। उसी को स्ट्रीट वेंडर खरीदता है, उसको पकाता है, वो 10 रुपये पीस बेचता है, 20 रुपये पीस बेचता है। और वही जब पॉपकॉर्न अपन मॉल में खरीदने जाते हैं तो 400 रुपये 500 रुपये पे करता है। तो आपको बिजनेस पता होना चाहिए, आपको बाई बैक। मैं भी आपको एक छोटा सा बात बताऊं, झारखंड का एक छोटा सा जिला है गुमला, बहुत बैकवर्ड जिला है। शायद अदानी अंबानी साहब जो करेंगे ना, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो रागी जो है, मिलेट्स जो है, उसको प्रोसेस करके बेच रहे हैं। बाकी जगह किसान क्या करता है, रागी उगाता है और ट्रेडर को बेच कर वो प्रोसेस करके बेचते हैं। सर गवर्नमेंट की योजना है, वो महिला स्व सहायता समूह की योजना है, इतनी अच्छी योजना काम वो कर रही है कि आपको, आप ये कि मतलब ये बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। किसानों को मैं कहता हूँ कि अदानी अंबानी साहब को आने दीजिए मार्केट में। आप भी, सरकार आज एफपीओ बना रही है, एफपीसी के लिए प्रमोट कर रही है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स। आप आइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आप अपना प्रोडक्शन कीजिए, और देन जो भी कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं उनके साथ नेगोशिएट कीजिए अपने प्रोडक्ट पे। और नहीं अगर वो कर रहे हैं तो आप प्रोसेसिंग कीजिए, आप उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाइए और उसको सोल्ड आउट कीजिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे। आप किसान ग्रुप, आप किसान केचप जान रहे हैं सर? किसान केचप एफपीओ है, कितनी अच्छी काम कर रही है देखिए। अमूल दूध का नाम आपने सुना होगा, डेयरी लोगों की एक ग्रुप हाँ, है। कम्युनिटीज है, ठीक है, हाँ। तो मैं कहता हूँ किसानों को कि पहले नॉलेज गेन करो, फिर संगठित हो, और वो करो। फिर ये अंबानी अदानी साहब के आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। 140 करोड़ अंबानी यहाँ पे हैं सर, जो बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी कैपेबिलिटी को जो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उनसे शायद ज्यादा मास्टर इसमें हैं। अच्छा, हर साल हम ना एक कॉमन प्रॉब्लम सुनते हैं, एक ही न्यूज़ आती है किसानों के बारे में। एक तो आत्महत्या की आती है, उसको अपन बात कर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ आती है कि किसानों को नहीं मिली उनकी फसल के सही दाम। ये क्या स्टेटमेंट है सर? और सर हर साल ये 77 सालों से सच्चाई है, सुनते हुए आ रहे होगे लोग। ये सच्चाई है सर कि किसानों को दाम नहीं मिल रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं उसी के सॉल्यूशन पे बता रहा हूँ सर कि आप राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ जाइए, आप प्रोसेसिंग का या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने का सोचिए, और प्लान्ड वे में मार्केट एनालिसिस के साथ जाइए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये वो किसानों की है जो मास है, क्योंकि न्यूज़ कौन सी आती है साहब? मास की आती है। आपको कभी कोई ये न्यूज़ आया कि ये किसान 1 करोड़ रुपए साल का कमाया? बहुत कम आते हैं। क्यों नहीं आते? इनको क्यों नहीं जानते? क्योंकि मास में नहीं है लोग, वो सीमित लोग हैं। तो जब आप भी वो 1 करोड़ वाले क्लब में शामिल होने जा रहे हैं या सफलतम किसानों में सक्सेस होने जा रहे हैं, तो ये न्यूज़ कम धीरे धीरे हो जाएंगे। और जो सफल किसान है, मैं उनको भी कहता हूँ साहब कि आप लोगों से जुड़िए। अगर हमारे देश में कितने किसान बचे हैं सर? 12 करोड़ किसान हैं। 1 करोड़, 1 लाख तो सक्सेसफुल हो लोग हैं एग्रीकल्चर में। अगर 100 को जोड़ेंगे तो ये आंकड़े सब कवर अप हो जाएंगे सर। मतलब सरकार की अगर नीतियाँ पॉलिसी अगर बहुत सही हो और चीज़ें अगर वो और ज़्यादा अच्छे करे, तो लोगों को करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। आप समझना, एक न्यूज़ आती है कि इंडिया से गया एक व्यक्ति सेल्समैन दुबई में कमा रहा है करोड़ों रुपए, रिजवान साजन। वो रियल एस्टेट की न्यूज़ आती रहती होगी बार बार। तो भाई इंडिया में भी लोगों को मौका दो, ताकि रोज इंडिया में भी खबर आ सके कि भैया कि इंडिया में करोड़ों लोग कमाते हैं करोड़ों रुपए। इस खबर से तो कोई खुश नहीं होगा, बट हमेशा खबर आती उल्टी, क्योंकि मौका नहीं है, मौका कम है, चीज़ें कम है, दिखाते कम है, ट्रेनिंग कम है, सुविधाएं कम है। सर मैं सर एक चीज़ें कहूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा। हमारे देश की एक सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है ना,
कि सरकार ने हमको लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार दे दिया है और साथ ही अधिकार दे दिया है हर समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो बांटना चाह रहा है, लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए आपको भी तो आगे आना होगा। कोई सर बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है। देती हर बिना प्रयास के आप सोच रहे हैं कि सरकार आपके यहाँ है और आपको अपनी योजना दे के चलिए, ऐसी नहीं है। आपको भी सबसे पहले तो मुझे जानना होगा कि मुझे करना क्या है, फिर मुझे ये जानना होगा कि मेरी मदद कौन करेगा, और फिर वो चीजें सरकार से आपको मिलेंगी। अब आपने एक सोच लिया मन में और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमारे तक आए और हमें करके जाएं, तो ये चीजें पॉसिबल होने चलो से यहाँ पे मैं भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख ही देता हूँ जी। कि सरकार का काम है, बेसिक जो काम होता है वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ये 3 सरकार के मेन काम होते हैं, जिस पे ध्यान नहीं है। आप बताओ एजुकेशन, आज आपकी एजुकेशन क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, उस बंदे की एजुकेशन क्या है। आप समझना इस बात को कि अगर मैं एक अमीर के घर में पैदा होता हूँ तो मेरे को एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी। मैं गरीब के घर में पैदा होता हूँ तो मेरे को एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी। आप समझना है यहाँ पे कि अगर वो अमीर के बच्चे को और गरीब के बच्चे को स्टार्टिंग में ही एक सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो कि सबका अधिकार है। आप यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, बाहर जाओगे, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओगे, सब बच्चे स्टार्टिंग में सेम पढ़ाई करते हैं, बाद में जाके वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर यहीं पे बेस क्लियर कर दिया जाए ना सर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। सर मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखूंगा। शिक्षा पे सभी का अधिकार है और शिक्षा अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। मैंने देखा है सर कि रिक्शा चलाने वाले के बेटे भी आईएएस बने हैं। हम अगेन वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ों के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने स्कूल खोली है ना, किताबों पे किसी का विशेषाधिकार है क्या कि आप आर डी शर्मा को पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप एच सी वर्मा को पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप चेतन भगत को पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मैं अपवादों पे बात नहीं करता, लेकिन जितने भी सिखाने वाले गुरु हैं, आज मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ सर, अगर ये सच होता तो मैं आज अभिषेक व्यास साहब के साथ पॉडकास्ट शूट नहीं कर रहा होता। मैं अपनी बात बताऊं सर, मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा लिया था। 89 में मेरे पास पहली बार साइकिल खरीदी गई थी और मैं जिस गांव से आता हूं वहां पे कोई भी सुविधा नहीं थी सिवाय शिक्षा के। मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने गुरुजनों को जिन्होंने वहां से इस बालक को उठाकर, साहब मैं जब मैथ्स पढ़ने गया था तो मैं जब 10th पास करके 11th में गया था तो हमारी पहली बैच ही स्टार्ट हुई थी मैथ्स की, या एक आध बैच पहले ही स्टार्ट हुई थी। वहां से अगर मैं यहाँ तक का सफर किया हूँ तो मेरी काबिलियत नहीं थी सर, मेरे गुरुजनों ने भी मेरी मदद की थी और हमारे अंदर ललक थी, इसलिए हमने किया। काम न करने के आपके पास 100 बहाने होते हैं, लेकिन काम को करने की एक जिद ही काफी है आपकी सफलता के लिए। तो आप जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको करना है ना, तो मदद करने वाले हजारों हाथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो चीजें होती हैं। चलो अपन बैक टू ऑफिस। और आपने बुनियादी जरूरत के बारे में बात की, सरकार की बुनियादी जरूरत है, शिक्षा सरकार देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए दे रही है, बाकी जो चीजें हैं वो सब दे रही हैं। हमारी क्या बुनियादी आप जरूरत है? बीजेपी के वो प्रमोटर लग रहे हो मैं मेरे को किसी का मुझे। प्रमोटर नहीं हूँ सर, मैं अपने बारे में बताऊं, कई बार लोग कहते हैं मैं मैं कभी भी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता, मैं विचारों का समर्थक हूँ। हाँ, वो विचार किसी के भी हो सकते हैं। मैं पार्टी, रिलीजन, जात, इस सबसे अलग कोई भी आदमी अगर एक अच्छा विचार लेके आता है तो मैं उसका समर्थक हूँ। मैं एक किसान हूँ सर। अच्छा, एमएसपी पे सबसे ज्यादा चर्चा क्या होती है? यही प्रॉब्लम है क्या एकमात्र किसानों के लिए? सर एमएसपी पे चर्चा जरूरी है हाँ। और एमएसपी मेरा मानना है कि मिलना चाहिए, लेकिन एमएसपी सिर्फ सरकार के लिए नहीं होना चाहिए कि सरकार एमएसपी दे और सरकार खरीदे। एमएसपी का कानून होना चाहिए कि कोई भी किसानों से खरीदे, उसके उचित मूल्य दे के करे। मैं देखता हूँ कि मॉल्स में जाके हम बार्गेन नहीं करते और स्ट्रीट में जब कोई चीज़ें बेचते हैं तो हम बार्गेन करते हैं, 8 आना, 2 रुपए, 1 रुपए के लिए हम बार्गेन करते हैं। एमएसपी होना चाहिए, लेकिन सभी स्तरों पर, कि अगर ट्रेडर भी खरीद रहा है तो मिनिमम इतने रेट पे खरीदे या उसके लिए कोई सख्त कानून बने। तो इसमें सरकार जिम्मेदार है नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। और सरकार एक चीज़ों की और जिम्मेदार है कि जो चीज़ें जिस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, एमएसपी क्यों चाहिए? जिस चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उस पे सपोर्ट मांग रहे हैं किसान। अगर कहीं धान की ज़्यादा हो तो धान में एमएसपी मांग रहे हैं, कहीं पे ज्वार हो रही है तो ज्वार में, कहीं गेहूँ हो रही है तो गेहूँ में मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी को तो आप सपोर्ट करें ही, साथ में वहाँ पे अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करते हैं, जैसे मक्का जहाँ हो रहा है वहाँ पे एथनॉल प्लांट आप कर दें, जहाँ गेहूँ हो रही है वहाँ पे फ्लोर मिल्स वगैरह का या मल्टीग्रेन का वो कर दें, तो मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट्स जाएँगे वो महँगे रेट पे जाएँगे और ट्रेडर्स भी वहाँ पे एक मुनासिब रेट देकर ही
किसानों से खरीदेगा। ये एक बहुत लंबी डिबेट है सर। क्या होगा ये, कब लगता है कभी फ्यूचर में कभी कर पाएंगे? सर अगर किसान ये नहीं होगा, मेरा तो ये मैं आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दिन होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ और एक किसान जो इस देश की रीढ़ है अगर वो टूट गई तो पूरा देश बिखर जाएगा। तो ये मुझे विश्वास है कि होगा और मानना भी है कि होना चाहिए। तो एमएसपी की पॉलिसी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, 100% 100% आनी चाहिए। अच्छा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या डिफरेंस होता है सर, और इसकी चर्चा बहुत होती है? सर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जो होती है, प्राकृतिक खेती मैंने पहले ही आपको बताया था पर्माकल्चर के बारे में, जो कि जीरो बजट फार्मिंग पे है कि आप पशुधन को कीजिए, उनका चीज अवशेष जो होता है फर्टिलाइजर के रूप में है, या फर्टिलाइजर जो खेती का वेस्ट है वो पौधे के चारा के रूप में है, या दूध आप बेच दें, उसका बाई वेट प्रोडक्ट भी बना के आप बेच सकते हैं। मछली पालन करें, उससे एक अलग आमदनी होगी। पानी जो है सिंचाई का काम आएगा। तो ये कंप्लीट जो है वो जैविक खेती में आता है। ऑर्गेनिक खेती में आता है कि जहर मुक्त खेती। अ, मेरी बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है सर। वर्तमान परिवेश में सिर्फ अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, और तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी है, क्योंकि हमारे देश में सभी को जहर मुक्त खाना है, लेकिन ये जो पानी जो जहर वाला पी रहे हैं उसका क्या है? ये हवा जो जहरीली हवाएं ले रही हैं इसका क्या है? अगर बात हो तो कंप्लीट चीज़ों पे बात हो कि हवा भी शुद्ध मिले लोगों को, उसके लिए भी वो हो, या पानी जो है वो भी शुद्ध मिले। सिर्फ किसानों के लिए कि मैं ऑर्गेनिक उपजाइए और उसका मन मुताबिक रेट ना मिले। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर एमएसपी मिले या रिलायबल रेट अगर किसानों को मिलता है तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। इससे सॉइल कंजर्वेशन भी होगा, मिट्टी में सुधार भी होगा, आने वाले जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे भी बचेंगे। क्योंकि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो हमारी जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान होती जा रही है, सर्वे बताता है कि 2050 तक लगभग आधी जमीन हमारी जो होती है मरुस्थल हो चुकी रहेगी। तो ऐसे में एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, लेकिन साथ ही साथ किसानों को उससे होने वाले नुकसान, क्योंकि यील्ड अभी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यील्ड ड्रास्टिकली डाउन होगा, तो उनको जो सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए वो किसानों को मिले और ये चीज़ें हों। तो क्या लगता है आपको, एमएसपी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन इसके पीछे? अगर आप ग्राउंड लेवल पे बातें करते हो तो क्या बात करते होगे? सर यहाँ सरकार की दोहरी नीति है। हमारे देश में राजनीति में एक चलन सी चली आ गई है, मुफ्त बांटने की योजना है। आपके हिसाब से खराब है वो? बहुत खराब है सर। चलो, बहुत बढ़िया। मुफ्त क्यों देना साहब? मुफ्त देने के लिए हमारा दाता बैठा है, हम्म। जिसको आप भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस जो भी कहते हैं, गुरु नानक साहब वो बैठे हुए हैं, वो देने के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है। मुझे अच्छी सांस लेने के लिए दिया, भारतवर्ष जैसे पवित्र भूमि में मेरा जन्म दिया है, स्वच्छ जल के देश में दिया है, इतने अच्छे ये काफ़ी है सर। अगर मुफ्त कुछ देना है ना साहब तो सिर्फ 3 चीज़ें दीजिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। बाकी हमें बनाना आता है। लेकिन आज कुछ चीज़ें तो सरकार कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, ये मुफ्त की जो योजनाएँ हैं, मुफ्त में 1 किलो चावल, साहब आप ₹30 ₹31 हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है और चावल ₹1 में बिक रही है। हम्म। मतलब रॉ मटेरियल आप ₹31 में खरीद रहे हो और दे ₹1 में हो। वो दुकान में फिर आके बिक रहा है ₹15 में, और फिर वो जाके रियल यूजर तक ₹31 में जा रही है। तो ये जो दोहरी नीति है, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सत्ते से पैसा, पैसे से सत्ता। हाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो सर, आज के पॉडकास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे। जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थोड़ी धन्यवाद सर। अच्छी तो बहस भी हुई, आपके थॉट मेरे थॉट के साथ कुछ कुछ। अच्छा, आपके साथ मतलब रुद्रा एग्री ग्रुप के साथ जुड़ अगर कोई जुड़े तो कैसे जुड़ सकता है, और उसको आप क्या फायदा पहुंचाओगे? सर जो उनके दिमाग में मिथ हैं खेती से संबंधित, कोई कहता है ज़मीन नहीं है तो खेती नहीं हो सकती, कोई कहता है पैसा नहीं है तो खेती नहीं हो सकती, कोई कहता है कि खेती में इतना मुनाफा नहीं होता, इन सभी मिथ्यों को हम तोड़ते हैं। हम उनको सही सलाह, सही जानकारी और राइट सॉल्यूशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडी योजनाओं का लाभ, ये सारा चीज़ दिलाते हैं। जिस किसी को भी हमसे जुड़ना है, हमारी कंपनी की हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कंपनी के हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से वो कर सकते हैं। हमारी कंपनी बहुत सारी वेबिनार कराती है, ट्रेनिंग कराती है, उसमें पार्टिसिपेट करके हमारी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी जी, काफी मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू थैंक सर, यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। अन्नदाता सुखी भव।